हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो अग्निवीर सीबीटी एग्जाम 17 अप्रैल को तय हुआ है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन जीके के करेंगे और 10 क्वेश्चन साइंस के करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो कब अपनाया था, तो ऑप्शन है आपके पास 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1948 को। तो बिना किसी देरी के साथ आप जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए। तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत है तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत? तो ऑप्शन है आपके पास वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है। और यदि वंदे मातरम की बात करें कि ये पहली बार कब गाया गया था, तो ये कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था, 1896 में हुआ था। तो तब ये वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सिनेमा के जनक थे तो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स, अन्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के। तो भारतीय सिनेमा के जनक जो थे तो वो थे दादा साहब फाल्के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था, तो किसने शुरू किया था डाक व्यवस्था को भारत में? तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में शिक्षा है तो शिक्षा क्या है भारत में? नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो कौन थे वो? तो ऑप्शन है आपके पास संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका जो है अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है दक्षिण भारत की गंगा? तो ऑप्शन है आपके पास कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है तो वो है गोदावरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है तो कहाँ पर जो है वो भारत का सबसे पुराना मेला लगता है? तो ऑप्शन है आपके पास शोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, सोनपुर में। तो प्रतिवर्ष जो भारत का सबसे पुराना मेला है, पशु मेला है सबसे पुराना, तो वो लगता है सोनपुर में, और सोनपुर है बिहार में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है ग्लोब पर कर्क रेखा? तो ऑप्शन है आपके पास 5, 8, 4, 6। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 8। तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो ऑप्शन है आपके पास बिहार, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, केरल। तो भारत में जो है वो केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और यदि सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो है हरियाणा का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगमरमर किसका रूप है? तो यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास
शेल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। तो लाइमस्टोन, तो संगमरमर जो है ये लाइमस्टोन का रूप है, चूना पत्थर का रूप है, और ये कायांतरित विधि द्वारा बनता है, कायांतरित चट्टानों से बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए शहरों में? तो ऑप्शन है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। तो पानी को शुद्ध करने के लिए जो है वो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो जब किसी को कुपोषण होता है तो उसके शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। तो कुपोषण जब होता है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो कितने बनते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 8, अनंत। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी अनंत। तो दो समानांतर दर्पण जो है वो अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि तो क्यों लाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है, उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास ऑस्मियम, टंगस्टन, मॉलिब्डिनम, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए लिथियम। तो सबसे हल्की धातु जो होती है तो वो होती है लिथियम, और यदि सबसे भारी धातु की बात करें तो वो होती है ऑस्मियम, और यदि सबसे हल्की अधातु की बात करें तो वो होती है हाइड्रोजन, और सबसे भारी अधातु की बात करें तो वो होती है कार्बन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो कौन से यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए जे.एल. बेयर्ड। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें, क्योंकि वो सभी भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।